Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश की जानी मानी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains over 300 points. Nifty closes above 24,970. India and US are close friends and natural partners, says Prime Minister Narendra Modi. And crude oil prices rise around 1%. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 24,970 के ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका नजदीकी दोस्त और प्राकृतिक साझेदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत लगभग 1% बढ़ी। घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों की खरीदारी से आज लेवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग 0.4% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 324 अंक बढ़कर 81,425 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104 अंक बढ़कर 24,973 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.8% की तेजी आई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% लाभ के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices ended around 0.4% higher today. The Sensex gained 324 points to close at 81,425. Similarly, Nifty added 104 points to settle at 24,973. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also displayed positive trend. The mid-cap index rose over 0.8%, while the small-cap index increased over 0.7%. सेंसेक्स पैक की 30 में से 19 कंपनियों को आज मुनाफा हुआ। लाभ कमाने वालों में प्रमुख स्थान पर रही कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके शेयरों में 4.2% की वृद्धि हुई। एचसीएल टेक के शेयर 2.6% लाभ में रहे। बजाज फाइनेंस को 2.2% का मुनाफा हुआ। घाटा उठाने वालों में सबसे अव्वल रही महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके शेयरों में लगभग 2.5% की कमी आई। मारुति को 1.5% से अधिक का घाटा हुआ। टाटा मोटर्स के शेयर 0.9% फिसल गए। In sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors logged gains, with the IT pack emerging as the top performer for the second consecutive day. Focused IT surged over 2.5%. IT rose nearly 2.5%, and capital goods added almost 1.9%. Among the top laggards, auto dipped 1.2%, consumer discretionary lost over 0.5%, and consumer durables slipped over 0.2%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया थोड़ा सा बढ़कर 88 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 97.81 पर चल रहा था। यदि हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें शेयर बाजार में, तो क्या सब मुख्य बातें रही आज की? देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है, अभी बुलिश ट्रेंड्स वापस आ गई हैं मार्केट में। कुछ दिन पहले तो काफी बेरिश ट्रेंड्स चल रही थी, लेकिन अब एक तो खबरें भी अच्छी आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के साथ वो जो बायलैटरल ट्रेड पैक्ट था, इसको लगता है कि फिर से बातचीत शुरू हो रही है।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ये ट्रेड नेगोशिएशंस हम करेंगे और इंडिया के साथ हमारा ट्रेड ट्रीटी हो जाएगा, फ्री ट्रेड पैक्ट हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना ट्वीट किया है कि वो अपने जो ट्रंप ने कहा है उससे वो काफी सैटिस्फाइड हैं और उनसे बातचीत होगी। तो ये जो ऊपर समिट लेवल की जो बातें हैं वो नीचे ऑफिशियल्स के पास इनका जो डायरेक्टिव है पहुंच गया है और खबर ये आ रही है कि अमेरिका की जो नेगोशिएटिंग टीम ये आएगी हमारे देश में 1-2 हफ्ते में और फिर से ये जो बातचीत जो टूट गई थी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो 50% का जो टैरिफ है उससे हमारी मार्केट्स हिल गई थी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि अमेरिका की यूएस फेडरल रिजर्व का अभी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स वहां के कम हो जाए, ये इंडिकेशंस आ रही हैं, तो उससे भी मार्केट्स थोड़ी सी अपबीट हैं। And do you think that the fact that, the GST Council has already announced the new tax, the second generation, next generation tax reforms, and which are going to be implemented from 22nd of September. So that is also now, as in by and by as things become clearer, that is also, giving, buoying up the markets now. That is definitely a feel-good factor from the time that this was announced. It's definitely, there is a universal acceptance of the fact that it will stimulate the cuts in the GST rates will stimulate demand, and this stimulation of demand is going to lead to increased output and increased investment. So there is a feeling that perhaps, if you look further into it, that probably the virtuous cycle of investments will, be spurred. And our growth rate, which is expected to be around 6.5%, maybe even higher this year, maybe we may reach 6.8, 6.9. यदि ऐसे में कुल मिलाकर हम ये मान के चले कि बाजार उत्सव के मूड में आ चुका है, सरकार की ओर से पहल विशेष रूप से जीएसटी को लेके जो की गई है वह दर्शा रहा। हालांकि कह ले कि बाढ़ की घटनाओं से थोड़ा सा असर पड़ सकता है कृषि क्षेत्र पर, लेकिन कुल मिलाकर माहौल ग्रामीण भारत का विशेष रूप से वहां से मांग निकलने के कैसे आसार आपको लग रहे और बाजार पर इनका क्या प्रभाव पड़ता दिख रहा? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जो मांग जो है वो मेरे ख्याल ज्यादा होगी। अभी उत्सव हमारे करीब आ रहे हैं। हर साल उत्सव के वक्त हमारे देश में डिमांड बढ़ती है। इस साल ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी के जो कटौती हुई है रेट्स में, उससे हर चीज के दाम कम हो जाएंगे, तो इससे काफी फायदा होगा, डिमांड और भी बढ़ेगी। लेकिन जो आपने बाढ़ की बात की वो भी एक हमें इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि कई प्रांतों में जैसे पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में ये इसका बहुत प्रभाव हुआ है और आगे वाले दिनों में हो सकता है इसका असर हमारे आउटपुट, ये एग्रीकल्चरल आउटपुट के ऊपर होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कितना असर होगा आगे वाले दिनों में। तो ये तो आगे वाले दिनों में वो दिखाई तो पड़ेगा और जरूर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। If I talk about the sectors, then we see that the IT sector has been performing quite well. What do you attribute that to? Well, IT, of course, generally speaking, of course, IT has been going through a shakeout because of artificial intelligence, AI, and you have been having a lot of sectors which have, been cutting jobs. At the same time where you have been having job losses, you have been having huge hiring also. Right. So the big companies like Google and Meta are maybe cutting down in other geographies, but in India, the hiring has gone up significantly. So, and also, of course, IT is another area that will benefit if there's a bilateral India-US trade pact. श्रोताओं, अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद बने रहिए मार्केट मंत्र के साथ। Welcome back to Market Mantra. Let's take the next story. Global rating agency Fitch has revised India's growth forecast for the current fiscal year upward from 6.5% to 6.9%. The revision is supported by strong domestic demand, rising consumer spending and supportive financial conditions. Fitch Ratings stated that the reform of India's goods and services tax will be credit positive for rated Indian companies. It is expected to stimulate consumption and reduce risks to the economic growth outlook.
even as higher US tariffs threaten export demand. According to Fitch, annual growth in India is likely to hit 6.3% in financial year 2027, with the economy operating slightly above its potential. The agency also noted that the Reserve Bank of India is likely to cut rates by 25 basis points towards the end of this year. Meanwhile, Fitch has projected global growth at 2.3% in 2026, driven by stronger momentum from China and the Eurozone. Sushma ji, as you were just talking about, the rating agencies have, upgraded India's rating. So apart from the fact that this is because of strong domestic demand, do you think this upgradation in the ratings is going to help India attract foreign investment as well? Yes, of course, definitely. The increase in ratings, not just by Fitch, of course, has done it now. Standard & Poor's has already done it. In fact, Standard & Poor's did it after 18 years, which was rather surprising because India's economic performance has been very good over this period, but der aaye durust aaye. So after Standard & Poor's, we had Moody's also upgrading, and now, of course, Fitch ratings, the rating agency has done it, and it has taken into account the latest news, which we have talked about, that is GST reforms, and is rightly said that Indian companies are going to benefit from this, from the fact there's going to be a great deal of ease of doing business, then their products are going to be sold at, lower rates, and, you expect increased demand. So, of course, they are being rather conservative in their estimate of 6.3% in financial year 2017, but they are taking into account all the other geopolitical tensions, external headwinds, so that is also a factor. And of course, they're also taking into account the fact that higher US tariffs may threaten export demand. So if the negotiations, are successful, this may not be a factor. यहाँ पर एक छोटा सा सवाल साथ जुड़ा हुआ, ये भी कहा गया है फिच के अनुमान में कि इस वर्ष के अंत तक और भी 25 आधारभूत अंकों की कटौती आरबीआई कर सकता है. क्या लग रहा है आपको? आप भी सहमति देती हैं अपनी इस पर? देखिए, जो हमारी ये इन्फ्लेशन का जो दर है वो काफी मॉडरेट हो गया है, और इसको देखते हुए, क्योंकि आरबीआई की हमेशा इस अपने इन्फ्लेशन के ऊपर नजर रखी रहती है, और लगता है कि ये हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स वो कर दे अगर ये इन्फ्लेशन का दर इतने ही तक रहे. अगर बढ़ जाए आगे वाले महीनों में, क्योंकि हमने बाढ़ की बात की, तो फिर और कुछ हो सकता है. Moving on, the central government has permitted manufacturers, packers and importers of prepackaged commodities to declare revised maximum retail price or MRP on unsold stock until December 31st, following the recent change in GST rates. According to the notification from the Ministry of Consumer Affairs, companies can revise MRPs on old stock by stamping, using stickers or online printing. However, the original MRP must remain visible and no overwriting will be allowed. Manufacturers and packers are also required to issue at least 2 public advertisements in newspapers and notify legal metrology authorities about the price revision. And let's quickly go into another commercial break. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर आज खरीदारी की गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ के साथ बंद हुआ. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.1% की वृद्धि हुई. हांगकांग का हैंगसेंग भी 1% के आसपास बढ़कर बंद हुआ. जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.9% के आसपास की तेजी देखने को मिली. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% के आसपास बढ़त में रहा. यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही थी. समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% और फ्रांस का CAC 40 0.5% के आसपास लाभ में चल रहा था, जबकि जर्मनी के डेक्स में अपने पूर्व स्तर के आसपास की ही कारोबार में वृद्धि दिख रही थी. Moving on to the US markets, Wall Street's 3 main indexes scored record high closes on Tuesday. The S&P 500, Nasdaq and Dow Jones Industrial Average each ended at fresh all-time highs amid expectations that the Federal Reserve will cut interest rates to shore up economic growth. The Dow Jones Industrial Average rose over 0.4% to end at 45,711. The tech-heavy
Nasdaq Composite Index gained almost 0.4% to settle at 21,879, its second consecutive record high close. And the S&P 500 climbed nearly 0.3% to end the session at 6,513 points, surpassing its record last Thursday. Sushma ji, the Fed, US Fed FOMC is going to meet next week, 16th, 17th of September. What are your expectations? Because there's a very wide, expectations are that the Jerome Powell-led US Fed is likely to cut the, by 25 basis points. Some people are even expecting 50 basis points. What's your expectation? Well, of course, I think I would not be in favor. I would not expect 50 basis points because Jerome Powell tends to be conservative. But the fact is that he gave an indication in his speech at Jackson Hole, saying that this could be a time that we can revise our our outlook on the U.S. economy, and so he may. It is all indications are there that they will bring about some kind of cut in interest rates. So that is why the markets are reacting, which you have just read out. There's buoyancy in the markets in America, but the extent, of course, we will not know. Is difficult to guess, but yes. I would say probably 25 basis points. Right. सुषमा जी, हम विश्व अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो फिच की रेटिंग में जैसे कि आसार व्यक्त किए गए हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरह आप आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, आजकल जो अर्थव्यवस्था है ये अमेरिका के जो टैरिफ वॉर्स हैं उससे निर्भर है इस वक्त, क्योंकि काफी उथल पुथल हो गई है. अच्छा, जो काफी ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेरिका ने कर लिए हैं. उन्होंने अभी हाल ही में जापान के साथ 15% के साथ किया, वियतनाम के साथ कर लिया, यूरोपियन यूनियन जो बड़े बड़े जो रीजन्स हैं उनके साथ कर लिया है, यूके के साथ कर लिया है. तो इंडिया के साथ और चाइना के साथ दो बड़े देश जो हैं उनके साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं हुए. तो जो आर्थिक व्यवस्था है पूरे विश्व भर में सब लोग इस तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका चाइना और इंडिया के साथ क्या बर्ताव करेगा और क्या नेगोशिएशंस होंगी. चाइना ने अभी भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा उन्होंने उनको चेकमेट किया, अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया. उसके बाद नेगोशिएशंस हुए. अब इंडिया ने भी अपना बिल्कुल स्टैंड बड़ा सख्त लिया कि हम रूसी तेल लेना आप चाहते हैं कि हम रूसी तेल ना खरीदें, हम खरीदेंगे क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है. तो इंडिया ने भी सख्त जो लाइन ली है. तो अब लगता है कि जो अमेरिका इंडिया की जो बातें हैं उससे शायद अब वो सोच रहे हैं कि और कोई चारा है ही नहीं कि ट्रेड ट्रीटी कर ही ले. तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड इकोनॉमी में. यानी कह लें कि तोल मोल चल रहा है और फाइनली क्या निकलेगा वो आने वाला समय तय करेगा. और ये समय ये कह रहा कि हम थोड़ा सा विराम लें. विराम के बाद फिर से होंगे हाजिर कार्यक्रम मार्केट मंत्र लेकर. बने रहिए हमारे साथ. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. आइए आगे बढ़ें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और अमेरिका नजदीकी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता से भारत अमेरिकी साझेदारी की असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के दल वार्ता को जल्द से जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की आशा प्रकट की. इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ व्यापार बाधाएं दूर करने के लिए बातचीत जारी रहेगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि वे अपने बहुत अच्छे मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आने वाले सप्ताह में वार्ता के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि वार्ता में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारे दोनों महान देश सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. साथ ही एक और खबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से कहा है कि वे रूस के दो सबसे बड़े तेल खरीदारों भारत और चीन पर और अधिक शुल्क लगाते हुए इसे 100% तक का अतिरिक्त शुल्क लगाने पर विचार करें.
गौरतलब है कि अमेरिका पहले ही भारत पर 50% शुल्क लगा चुका है और अब उसने यूरोपीय संघ से भारत पर शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है और अब उसने ये कवायद यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को पर दबाव बढ़ाने के उनके तथाकथित प्रयास का हिस्सा है। Sushma ji, I just want to ask you one thing. On the one hand, we have both President Trump and Prime Minister Narendra Modi saying now the trade talks are back again and hopefully there will be a, positive conclusion for both. But on the other hand, we see President Trump asking the European Union to slap more tariffs, so as much as 100% on both India and China. How do you see this contradiction in his, in the statements? Well, I think you must understand that President Trump is now trying to lay this responsibility on Europe rather than on the United States itself. They're saying that, we have levied these 50% tariffs. Now, we don't know if the additional 25% will stay or not because, bilateral talks are about to begin and President Trump has been very positive, Prime Minister Modi is very positive. So there is maybe a good chance that the additional 25% may be removed. And when it is removed, President Trump can easily say that, we have at least levied some tariffs on India. We have put some pressure. But Europe, you have not done anything. And the fact is, in a sense, he's right because European countries are actually buying petroleum products from us, which are processed from crude bought from Russia. Now, the foreign secretary at one forum was asked this question and he said, well, there's a very simple solution to this. If Europeans don't want to buy these petroleum products, they need not buy. They can go somewhere else. But they need the petroleum products and they are buying from India. So, you can't tell India that, don't open your shop. You should tell the consumers not to buy. So this is you're very rightly saying it's a very complex situation and everybody is trying to pass the buck, as it were. But there's also the fact that never say never is, a motto in trade talks. Absolutely. Right. Moving on, Mauritius Prime Minister Naveen Chandra Ramgoolam today said India has been and remains a time-tested and trusted partner of Mauritius. Addressing the Mauritius-India Business Conclave, Mr. Ramgoolam said circumstances have compelled both countries to embrace uncertainty and to best manage it by strong and reliable partnership. Noting that India is among Mauritius' top trading partners and its third source of imports, Mr. Ramgoolam said his country's commercial ties with India are flourishing, grounded in trust and friendship and mutual respect. He emphasized that trade figures have grown post the Cooperative Economic Cooperation and Partnership Agreement CECPA, asserting that Mauritius exports to India currently average $50 million per year. The Prime Minister hoped that the figure would double in the coming years. And moving on to commodities, crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 0.9% up at $67.02 per barrel, and WTI crude was also trading almost 1% up at $63.24 per barrel when reports last came in. And let's continue with commodities and see how gold and silver prices are happening. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 0.2% up at 1,09,640 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% up at 1,25,120 rupees per kilogram a short while ago. चलें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की ओर तो वहां अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% बढ़त के साथ 1,09,181 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.6% बढ़कर 1,25,247 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। यहां पर सुषमा जी बहुत थोड़ा सा समय बच रहा है, लेकिन हम समझना चाहेंगे कि सोना और चांदी दोनों किस दिशा में जाते दिख रहे हैं आपको। देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि विश्व भर में अनसर्टेनिटी है, तो इस माहौल में ये सेफ हेवन एसेट्स बन जाते हैं और इनका दाम बढ़ता ही चला जाएगा। यानी आने वाले दिनों में सोने की चमक तेज रहेगी और चांदी भी ऊपर की ओर जाएगी, ऐसे आसार हमारे विशेषज्ञ की ओर से व्यक्त किए जा रहे हैं। बस आप श्रोताओं की ओर से हम यहीं पर सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains over 300 points. Nifty closes above 24,970. India and US are close friends and natural partners, says Prime Minister Narendra Modi.
and crude oil prices rise around 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do remember to tune in at 6:30 p.m. to your favorite economic and business show, Market Mantra. Till then, from the entire team, Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.